नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लालदास शर्मा आचार्य। दोस्तों, हालांकि हम लोग वीडियो कल ही बना लेता मैं, लेकिन हुआ क्या कि जो मेरा कैमरा देखता लड़का, वो लड़का जो है नहीं था और हम लोग प्रयास किए कि हो नहीं पाया, क्योंकि हमको इतना जानकारी इसका नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्तित्व का बात करेंगे या जिस व्यक्तित्व पे ये वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत कम उम्र की यही है जब वो देश के लिए धरती माँ की जो है गोद में सो गए। बहुत कम उम्र थी। स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे कम उम्र वाले जो है लड़के थे, बहुत कम उम्र थी इनकी। जब ये 15 साल थे तो इनको 15 बेटे मारने का आदेश दिया गया। किंग फोर्ड ने दिया था, किंग फोर्ड, डगलस किंग फोर्ड ने। ये जैसे ये थे ना चंद्रशेखर जी, तो इनके जिसे इनको 15 साल में मारा गया, तो उसको उनको भी मारा गया था 15 साल में। बहुत देसी आदमी थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसा ड्रेस पहना हूँ, ये गमछा अमछा पूरा लगाया हूँ ना, तो वास्तव में जिसके बारे में बता रहा हूँ वो देसी आदमी थे। धोती कुर्ता पहनते थे, वो ऐसे ही गमछा हो, ऐसे गमछा में आ जाते थे। मैं बचपन से उनके बारे में पढ़ता रहा हूँ दोस्तों, और उसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो उनकी याद में मैंने इसको जो है ऐसे जो है पहन लिया था, उनकी याद में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा व्यक्तित्व, बहुत ज्ञानी आदमी थे वो, उतने कम उम्र में बहुत ज्ञानी थे वो। मैं बता दूं कि अपने पास हमेशा गीता रखते थे, गीता, हमेशा गीता। और स्वामी विवेकानंद की से चीज़ें जो जुड़ी चीज़ें थी वो भी उनके पास होती थी, उनके पास। और ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म सब एक ही बराबर है, हम नहीं मानते कि ऐसा कहा। और वो जो थे मेजिनी के नाम आप लोग जानते होंगे, इटली के एकीकरण में उसका बड़ा हाथ था। और गरीबाल्डी हुआ करता था, जेम्स गरीबाल्डी से भी जो है बहुत से क्रांतिकारियों ने जो है ना उनसे प्रेरणा लेते थे। वो उन समूह का एकीकरण जो है, इटली का एकीकरण में करने में बड़ा उनका योगदान है। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वैसे क्रांतिकारी देश के मरने के लिए तैयार थे, वो हर वक्त मरने के तैयार थे। गरीबाल्डी और मेजिनी काबर नाम था उनका, ऐसे काबर नाम था। तो आज उससे ऐसा ही व्यक्तित्व जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपको जानता, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे इनके बारे में दोस्तों। लेकिन मैं बचपन से उनके बारे में पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, तो मन हुआ कि आज क्यों उनको मैं से जो है अपनी तरफ से प्रेम अर्पित कर दूँ। दोस्तों, ये जो मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर और बटुकेश्वर, ये उधम सिंह जैसे आज़ाद क्रांतिकारियों की जो मैं बात सुना रहा हूँ, ये मेरी जो डायरी है, ये इस डायरी के जो है मैं भूल गया था, तो मैं बता दूँ इसका जो वो है लोगो इसका है, इसका कि इसका जो टाइटल में रखा है उसका नाम है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। समझ रहे हैं? लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। ये सब ये जवानियाँ देख रहे हैं ना, ये सब जवानी है। ऐसी जवानी होनी चाहिए, ऐसी। आप भी जवान हैं, सबको जवानी है। जवानी बहुत उमंग से भरा होता है दोस्तों। जब बच्चा जवान होता है ना, 18 साल 20 साल का, 17 साल का, तो बहुत उसके अंदर उमंग होता है। तो ये उमंग जो है, तो बात अब बढ़ाऊँगा, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म जो है बता दें आपको, 3 दिसंबर 1889 ईस्वी में बंगाल के बेदिनापुर जिले के बहुबेनी ग्राम में हुआ था उनका। और इनके जो पिताजी थे, तो इन माता पिता के 2 लड़के थे जो पहले से गुजर गए थे, मर गए थे वो।
तो बड़ा मान मनौती के बाद इनके पिताजी गए जो है मंदिर में, काली माँ के मंदिर में बड़ा तप किए, 3-4 दिन पूजा पाठ किए। 3-4 दिन तो जो है माता ने कहा स्वयं जो है सपने में प्रकट हो कि जाओ तुमको एक बहुत तेजस्वी बच्चा पैदा होगा, बहुत वीर बच्चा पैदा होगा वो, लेकिन उसके मरने का चांस है, उसकी आयु बहुत नहीं रहेगी। बड़ा पूजा पाठ करने में उनका जो है जन्म होता है। और उनको जो है ना गांव में प्रचलन होता है कि जो लोग नहीं जीते उनका नाम चिथरुआ, अलगुआ, निरहुआ, ये सब नाम रखा था कि बच्चा जिएगा। तो इसी तरह जो है और गांव में लोग बच्चों को बेच देते हैं किसी को। तो इनका नाम खुदीराम बोस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। इनकी बहन ने इनको 3 मुट्ठी चावल में इनको खरीद लिया था। तो बंगाल में चावल को खुदी बोलते हैं बच्चों। तो जब बच्चे थे तब। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग खुदी का भात खाए हैं। जब घर पे चावल तो चावल का जो टूटा हुआ भाग होता है उसको खुदी बोलते हैं। हम खुदी का भात खाए हैं, गरीबी हम भी देखे हैं। और उसके बाद जो है तो इनकी बहन इनको 3 मुट्ठी चावल, इसी से हम खुदीराम, इनका नाम जो खुदीराम बोस पड़ गया। समझे दोस्तों, हम लोग भी 7 भाई थे। हम लोग 7 भाई, हम जिसे है ना 7 भाई। तो मेरी माता जी को ना लड़कियां नहीं थी, बहुत मनौती करने के बाद मेरी बहन पैदा हुई ना। एक बहन तो मर गई, तो एक बहन जो हुई तो उनको, हमारी जो बहन थी तो उनको भी हम लोग बहन को ना हमारी मम्मी जो है माता जो है बेच दी थी किसी के यहाँ 2 रुपये में। तो जो हमारी बहन की शादी हुई तो आज बहुत जो भी होता है लड़कियों को दिया था, उन्होंने दिया था, हम जानते हैं। तो ये चीज़ें जो है तो ऐसा गांव में प्रचलन, तो उनको बेटे इसलिए हमको नाम खुदीराम बोस पड़ा। खुदी तो खुदी तो फिर खुदीराम बोस नाम पड़ गया। तो अब मैं आपको बता दूं, इनकी जो बहन का नाम था उनका था अपरूपा देवी नाम था। उनका भी एक बेटा था जो इनकी बेटी के साथ भाई। इनके जो पिता थे वो तहसीलदार थे, उनका नाम था त्रिलोकनाथ बोस। उनके जो पिताजी का नाम था त्रिलोकनाथ बोस था, वो तहसीलदार थे ब्रिटिश सरकार में, बड़ा पोस्ट होता है दोस्तों। और लक्ष्मी प्रिया इनके माताजी का नाम था। उसके बाद आपको बता दूं कि इनकी जो इनकी दीदी थी, जब ये इनके 6 साल की उम्र में जो है इनके माता पिता जो है इनका देवसान रहता है, मतलब उनका जो है पिता माता का मृत्यु होती है। तो इनकी जो बहन होती है ना, इनको अपने पास ले जाती हैं, अपने पास अपने जहाँ रहती हैं, जहाँ उनका ससुराल था वहाँ पे। तो कहाँ तमलुक शहर में जाती हैं, तमलुक शहर में। और तमलुक शहर में रहती हैं वहीं पे। अपने उनका भी एक बेटा रहता था, तो उसके साथ रहते थे। तो इनका हैमिल्टन स्कूल में पढ़ने जाते थे और बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। मैं आपको कथा सुनाता हूँ। जब ये छोटे थे तो लोग गांव में ना शंकर जी की बहुत पूजा वहाँ पे करते थे। तो जो दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं लोग, उसे सुन जाते तो अपने घर पे पूछे अपने कि क्या हो रहा है। तो लोग अपनी मनौतियाँ पूरा करते तो जाते हैं। तो हम भी मनौती तो जानते हैं 24 घंटा जाके भगवान शिव के मंदिर में जो रहे। और जब खोजैया घर पे हुआ कि भाई खोजो कहाँ गया खुदीराम, कहाँ गया। तो गए लोग खोजने तो पता चला कि कहा कि हम इसलिए यहाँ पूजा कर रहे हैं। तब वो शायद 6-7 साल के थे। तो कहें कि हम इसलिए पूजा करें कि हमारे जो भारत माता है ना वो आज़ाद हो जाए, गुलाम है। सोचिए 6 साल का बच्चा, कितना कोमल, कितना प्यारा, कितना देश के प्रति कितना क्या भावना है। प्रणाम करता हूँ मैं इनको। तो इनको लेकर आया गया। 24 घंटे वहीं रहते हैं। और वहाँ सोचिए मंदिर में रात को कीड़ा सभी चीज़ें आती हैं। एक और मैं बता दूँ कि बहादुर किस्से। अच्छा, ये बहुत बहादुर भी थे, बहुत बहादुर। सांपों को जाते जंगल में सांपों को पकड़ते थे और सांपों के साथ खेलते थे। बहुत बहादुर थे। ऐसा हमने सुना है, बचपन में हमें पढ़ा कि शकुंतला का दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा है। तो उनका शकुंतला, उनकी जो पत्नी थी, उनका लड़का आता है, उसका नाम लगता है रुद्रमन। उसका नाम था रुद्रमन, बाद में उसका नाम भरत पड़ता है। और रुद्रमन जो होता है ना, वो क्या करता है ना कि शेर के बच्चे का दांत गिरता है। जब आते हैं शकुंतला के जो हस्बैंड होते हैं, उनका नाम दुष्यंत था। तो दुष्यंत कहा कि किसका बच्चा, तुमको पता था कि उनको नहीं पता था कि किसका बच्चा, क्योंकि उनको दुर्वासा का श्राप था तो पहचान नहीं पाए। छोड़िए कथा दूसरी छोड़िए जाइए। तो क्या हुआ कि अच्छा ये बहुत जो है बहादुरी का प्रमाण भी थे। जैसे इनको दोस्त होते थे ना, तो कहते कि ये एक बार स्कूल में पढ़ा था, इनको दोस्त कहे कि चलो खेल चले बगीचा में। ये बगीचा में जाते थे, दोस्त कहते इनको चढ़ा देते थे कि इस पर तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे। तो कहाँ चढ़ जाएंगे, और कूद जाओ, हाँ कूद जाएंगे। तो चढ़ गए बहुत ऊपर और चढ़ के उसमें से कूद गए। एक बार कूदे, फिर 2 बार कूदे
कि मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर का प्रमाण। दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, मैं भी बहुत उस तरह का हूँ। जब मैं इंटर 2.5 में पढ़ा था तो मेरे गांव में ना नार होता है, नार जो उसमें से पानी आता है, 30 फुट ऊपर था और नीचे पूरा पत्थर था। तो दोस्तों मेरे दोस्तों ने कहा ना कि जो छोटे थे तो कहा कि लड़वा गया इस पर कूद जाइए, तो मैं कूद गया उस पर से। जानते क्या, मेरा यहाँ पे फट गया और उसी में अंदर चला गया। ये कह कि सर पे छोटे से मैं मर गया था, लेकिन मैं उसमें से निकला बेहोश, हल्का बेहोश था। फिर आया अपने से बाहर निकला, फिर घर गया, माता जी हमारी जो घी उनको खिलाए, फिर घी वहाँ पर मरी तो मैं फिट हो गया। दवाई भी नहीं लिया लेकिन खून बह रहा था। तो दोस्तों ऐसा जो है ये थे बहादुर तो ही, लेकिन उसको प्रमाणित भी करते थे। एक बार की मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये लाठी बहुत बढ़िया भांजते थे और बगल में सब मुसलमान आते थे और तलवार लाठी भांजते थे ना उस समय। तो ये भी वहाँ पे गए तो सब चाहेंगे कि काम लोग कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है हम तुमको हरा देंगे, आओ हमसे लड़ो। तो जो मुसलमान लड़के थे 4-5 अभी अकेले थे, तभी उन सबों को लाठी में हरा दिए। बहुत बहादुर थे। एक और कथा, ये कितने दयालु थे ये भी मैं आपको बता दूँ। दोस्तों आप सोचो कि मैं इसको फास्ट बना, तो जानते हैं वीडियो बहुत बड़ा होता है कि मेरे मित्र हैं 1 या 2-3 मिनट हमको कमेंट किए हैं कि आप वीडियो ना बहुत बड़ा बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाया करिए। अब हमें भी लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो बनता है, लेकिन दोस्तों जो मैं वीडियो जो बनाया था इससे पहले, वो वीडियो जो पिछले वीडियो उससे भी ज़्यादा लोग उसको देखे हैं। फिर भी हम उनका नाम भी ले लेते हैं, बेचारे बहुत हमको रोज़ कमेंट करते हैं। वो उनका नाम है नवाब, बड़े अच्छे आदमी हैं, रोज़ हमको कमेंट करते हैं। कोई भी हम वीडियो डालते हैं हमको कमेंट जरूर करते हैं। नवाब नाम उनका, नवाब। ऐसे तो बहुत लोग हैं कि जिसका हम नाम नहीं, लेकिन वो हमको रोज़ कमेंट करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद उनके लिए। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो जो है वो कितने दर्द थे मैं बता रहा हूँ। अपने बहन क्या थे, तो उनकी जो बहन थी ना, तो उनको पश्मीता की शॉल दी थी, मतलब बहुत महंगा शॉल होता है, बहुत महंगा। तो उनको देखिए भाई ठंडी का दिन ले उसको ओढ़ना तुम, क्योंकि माता पिता मर गए तो बहुत प्यार करती थी उनकी बहन जो है। तो वो देखे कि भिखारी को ठंडी में ठिठुर रहा था ना, तो उसको इतनी महंगी शॉल उन्होंने दे दी, कह लो पहनो। तो उनकी बहन ने कहा कि इतना महंगा शॉल क्यों दी, इसको कोई और दे दो। कहते नहीं आप समझेंगे ना, उसको क्यों वो बेच देगा, तो ज़्यादा बेच देगा तो उसको कुछ पैसा कुछ खा कर पिएगा। ऐसे विचारधारा थी उनकी। तब उस उनकी अवस्था 14 साल 15 साल की। दोस्तों तो मैं उनसे किस्से सुना दिया। अब मैं आपको बता दूं उनके अंदर क्रांतिक भावना कब जगी, मैं बता रहा हूँ। एक बार आप नाम सुन के 8 में रहा करते थे, उनका नाम था लोकमान तिलक, बाल गंगाधर लोकमान तिलक। हालांकि जो भी उनके बारे में हो उनकी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि तो लोकमान तिलक जो थे ना, वो एक 4 पेज का ना उल्लेख लिखे थे ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो उनको जो है जेल में डाल दिया गया था, तो उससे ही प्रेरित हुए थे वो आंदोलन जो था, ये बहुत प्रेरित हुए थे तभी से, बचपन से ही। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्वदेशी के बहुत प्रचारक थे। जैसे कोई बच्चा का था उनके विद्यालय में पढ़ता, तो स्वदेशी कपड़ा पहन के, धोती कुर्ता पहन के आता, तो बच्चे सब उसको चिढ़ा, क्योंकि इंग्लिश का ही पढ़ते थे, तो बच्चे चिढ़ाने लगे, तो उसके साथ ही खड़े हो गए। तो इनके साथ कहे कि देखो जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेगा, जो देशी कपड़ा पहनेगा ना, तो मैं उससे उसकी जान बचाऊंगा। मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी होता है, मैं जान बचाऊंगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता उसके साथ खुद ना बोझ खड़ा होते हैं, ठीक है। तो अब मैं कथा सुनाता हूँ। अरविंद घोष का हम नाम सुनेंगे, कवि हुआ करते थे, ये क्रांतिकारी भी थे अरविंद घोष। उनकी दाढ़ियाँ ऐसी थी ना, ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। अरविंद घोष बहुत पतले दुबले आदमी में। तो अरविंद घोष और ये भगनी निवेदिता, ये बंगाल विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को प्रारंभ हुआ, 6 तक ये चला। कहीं कहीं 6 लिखा था, कहीं कहीं 5 लिखा था। तो 19 जुलाई और 1905 जो है बंगाल विभाजन, इसको जो है कर्जन था जो गवर्नर था, उसने इसको आदेश दिया था। तो इसका बड़ा विरोध हुआ था 1905 से 6 तक। इस विरोध में ये भी शामिल थे। तब इनकी अवस्था 15 साल थी। अब जो ये 89, 90, 10, 11 साल, 17 साल की अवस्था थी उस समय की, 16-17 साल की थी। मतलब ये सब चला ये 15 और 5, 1905 से 6, जो भी 8 महीना 7 महीना 10 महीना अध्यक्ष चला हो। तो इसके बाद होता है उसका वो इसमें घुस जाते हैं और ये विरोध करते हैं कि भाई जो है बंगाल का विभाजन है, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर ही दिया है। और 1896 में इन्हीं के रहते थे अगल बगल एक, उनका नाम था, बहुत वो भी क्रांतिकारी थे, हेमचंद्र कानूनगो, जमींदार उनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो।
तो ये क्या करते थे, अपनी संपत्ति बेच के ना ये चले गए पेरिस, वहाँ पे ना बम बनाना सीखे, बम बनाना। ये गया भीकम कामा जी है ना, जो झंडा का वो सब क्या सिस्टम बनाए थे वो भी। और श्याम जी वर्मा, अब श्याम जी वर्मा या श्याम जी पर जो झंडा इन्होंने तैयार किया है, झंडा का प्रारूप है इन्होंने तैयार किया है। तो 174 दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत पहले मैं पढ़ा हूँ कि झंडा का प्रारूप किस तैयार किया था, उसका रंग किस, तो यही श्यामा जी और ये भिकारी कामा आप पढ़ लीजिए आप लोग। तो 174 पीच का जो है वो डायरी वहाँ से लेके आएगी, बम कैसे बनाया था। जब वहाँ से वो लौट रहे थे ना, तो खुदीराम बोस को देखे तो कहें कि ऐसा करिए ना कानूनगो जी हेमचंद कि आप जो है पिस्टल हमको दे दीजिए, इससे मैं अंग्रेज़ों को मारूंगा, अंग्रेज़ों को मार के भगाऊंगा। तो कहे इतना छोटा बच्चा 15 साल बच्चा क्या कर रहा है हमसे। तो क्या किया उन्होंने, युगांतर जो एक संगठन और पत्रिका भी होती थी, और युगांतर कौन सा था, स्वामी विवेकानंद के भाई थे, नहीं हाँ स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त, इनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इनका जो युगांतर एक उस समय पत्रिका पत्र छपता था, तो उसमें इनको संगठन में जो है वो संगठन चला, उसमें एक काम करने लगे, इनको उसमें हो गया। और क्या कहता है ये संगठन जो रहता है बच्चों का ना अंगुलियाँ काट के जो है उनको पूरा दिमाग से ब्रेन वाश करके उनको क्रांतिकारी बनाता था देश के लिए, राष्ट्रवाद उनको सिखाता था। इस साल से सिखाती ना राष्ट्रवाद, उसी तरह वो भी तो राष्ट्रवाद की भावना भरी जाती थी बच्चों के अंदर, समझे। अब ऐसे क्या प्रोग्राम हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय वो देश के लिए सब कर रहे थे, युगांतर वाले, युगांतर कमेटी वाले। और एक कमेटी और हुआ करती थी उसी समय, बंग का वो भी हुआ करता था। तो कहने का मतलब है कि इनको शामिल किया गया था, तो बच्चों का उंगली काट के ना उनके खून का टीका लगा के जो है उनको शपथ दिया था कि देखो कुछ भी हो जाए कि देश के खिलाफ नहीं बोलोगे, चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों चले जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फिर ये जो है बातें आगे भाई इसका जो हुआ कि भाई कर्जन जो था जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर। हाँ, इसको जो है बम से मारने का ना 2 बार प्रयास किया गया। खुदीराम बोस ने उनके एक मित्र, लेकिन ये सफल नहीं पाया। इस पर युगांतर का अभियाता, युगांतर के जो भूपेंद्र नाथ थे उनको भी 1 साल की जगह सज़ा हो गई। आप कुछ ऐसा लिख लिखे थे, तो ये सज़ा तो, और जो सज़ा था वो डगलस था, डगलस किंगफोर्ड उसका नाम था। बहुत दुष्ट था, दुष्ट जानते हैं क्यों, कि छोटे छोटे क्रांतिकारी भी अगर थोड़ा काम करते थे, थोड़ा सा भी ना ब्रिटिश रखा तो तुरंत उसको बहुत कड़ी सजा था। छोटी चीज़ की गलती की बहुत बड़ी सजा था। तो इससे वहाँ की जो जनता थी इससे बहुत आक्रोशित थी, बहुत इससे मार दो इसको। तो दोस्तों क्या होता है कि इसको भी मारने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। इसको भी मारने के लिए उन्होंने बम दिए, बम इसको जब पार्सल बम करके इसको दिया गया, तो ये क्या कि इसके दूसरे पैकेट पड़ गया, किसी और व्यक्ति ने खोल दिया। तब उस समय डगलस किंगफोर्ड था वो बच गया, वो जज था वहाँ का, बंगाल का, बहुत दुष्ट था वो। तो क्या हुआ कि बच गया, तो उसको मारने के लिए प्लान बनाने के लिए फिर से हुआ कि भाई जो है एक टीम तैयार करके उसने क्या किया ना, उसका ब्रिटिश सरकार होता था कि इसको मार देंगे सब डगलस को, तो उसको क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया मुजफ्फरपुर, बिहार में पटना जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ मुजफ्फरपुर जो इसको तबादला करवा दिया गया। वहाँ से तो इसको मारने के लिए वहाँ पर 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया। मैं बता दूँ कौन कौन थे। और उनका नाम था प्रवीण चंद्र घोष और प्रफुल्ल चाकी और एक स्वयं खुदीराम बोस। 3 लोगों को सौंपा गया। बाद में जो है इनका साथ छूट जाता है, प्रवीण चंद्र घोष हो जाते हैं, फिर बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है वो जाते हैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक जो रूम लेते हैं और रूम में रहते हैं। और रूम में जो है इनको 1-2 पिस्टल और इनको प्रफुल्ल चाकी को 1 पिस्टल दिया गया, भाई जाओ उनकी हत्या कर दो। ले जाते हैं, वो उसके बारे में जो है सब ताड़ना चालू करते हैं, नज़र रखना चाहिए कहाँ जाता है, कब जाता है क्लब में, कब घूमने आता है, कब मॉर्निंग वॉक करता है, कब इवनिंग वॉक करता है, सब पता करके एक दिन क्लब से आ रहा था और बग्गी से, तो बग्गी में 1-2 महिलाएं बची थी और तो उन्होंने क्या किया, एक बम जो है उसमें बग्गी पे फेंक दिया। और बम का धमाका इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त कि 2-3 से आवाज़ गई। लेकिन कई लोग बताते हैं, यूट्यूबर की जैसे नहीं भैया, ऐसे लोग हैं बताते हैं जो चैनल वाले हैं कि बम का आवाज़ नहीं होगा। नहीं, आवाज़ हुआ भैया, बम पर आवाज़ नहीं होगा, कहीं बहुत कम है, लेकिन आवाज़ 2-3 किलोमीटर तक हुआ। और उसको बाद जो है वो लोग वहाँ से भागे। और सोचिए खुदीराम बोस से इनके एक मित्र इधर भागा, एक मित्र और दोनों मिल गए गले में, और गले में गए जिंदगी तो फिर मिलेंगे हम। जिससे भगत सिंह और बटके सर सिंह थे ना, फांसी से पहले कहे कि नहीं भैया थोड़ा सा हम लोग गले मिलना चाहते हैं, तो गले मिलते हैं ना, कहते फिर मिलेंगे। तो उसी तरह वो लोग भी कहें भैया यही क्रांतिकारी का जीवन होता भैया, यही जीवन होता था उस समय, भागते फिरते थे हमेशा। तो दोनों, एक लोग इधर गए, एक लोग इधर गए। तो खुदीराम बोस जो है 24 घंटा
24 का 26 घंटा आप कहिए, 28 घंटा वो दौड़ते ही रह गए, दौड़ते 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 ना, हाँ वो जो एक बैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे। बैनी रेलवे स्टेशन पर वो पहुँचे और उनका चप्पल वहीं छूट गया, उनका जूता जो वहीं था जहाँ बम धमाका वहीं छोड़ दिए। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अपना थके थे तो कहीं जो है कि पानी वो पी रहे थे और उनको बहुत प्यार, पानी पिए थोड़ा भी आराम ही कर रहे थे कि वहाँ पे जो स्टेशन था तो वहाँ पुलिस भी रहती है, जानते हैं जहाँ भी रेलवे स्टेशन वहाँ पुलिस की चौकी भी रहती है रेलवे का। तो वहीं वो सब बात करते थे, बम तो पड़ा लेकिन यार जो है डगलस जो है वो डगलस तो जो है बच गया, वो तो नहीं मरा, लेकिन हाँ 2 महिलाएँ मर गई, उसकी बेटी मर गई और जो उसकी माँ मर गई। तो इनको आज जो आवाज़ करके इतना प्राण बढ़ाए, 3 बार प्राण बढ़ाए और नहीं, तो उसकी इनकी आवाज़ निकल गई कि क्या डगलस नहीं मरा। तो इन पर शंका हो गया, पुलिसों को उनको पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो छान में उनको जूता में उनका जो है नफा का जूता उनके पकड़, फिर बाद में कह दिया कि हाँ हमने मारा है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमसे गलतियाँ हैं कि हमको बग्गी पहचाने में गलती हुई, इसलिए किंग फोर्स जो है बच गया। हाँ दोस्तों, ये सब क्रांतिकारियों का जीवन ऐसा होता था। तो क्या हुआ कि इनसे जो है जब इनको फांसी सजा हुई तो जज ने इनसे कहा कि क्या भैया तुमको फांसी तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहना चाहते हैं, हम आपको बम बनाना सिखाएंगे। जज ने कहा ना डगलस ने कि तुम बम बनाते हो? हाँ बम, आपको बम बनाना सिखा देंगे, आप हमें दुनिया को समझ दीजिए। जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जानते थे वो कि मैं बम बनाऊंगा, यहाँ मीडिया है, पत्रकार सब बन रहे हैं, विधि जान जाएंगे, मैं बता देंगे सब क्रांतिकारी को, सब क्रांतिकारी बम बना के जो है कि अंग्रेजों को जो है यहाँ से भगाएंगे, बम फेंक फेंक के चौकियाँ उठाएंगे, थाना उठाएंगे, समझ आए ना। तो वो ऐसा वो कितने दूरगामी व्यक्ति थे वो। 18 साल की उम्र थी उस समय, 18 साल 8 महीना 18 साल 8 महीना की 7 महीना की उम्र थी उस समय, 7-1.5 महीना जेल में रहे तो उसके बाद फांसी हुई। तो कहा कि हमें देंगे, तो कहा कि डगलस नहीं, वो भी ब्रिटिश था, बुद्धिमान का नहीं 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 तुम जाओ अपना काम करो, जाओ तुम मत बताओ यहाँ पे किसी को। तो जानता था कि मीडिया पत्रकार है। तो हाँ उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इनके पास जो है उस जब पकड़े गए तो 30 रुपये इनके जेब से निकला था और प्लस 37 या 30 रुपये और 37 ठो जो है इनके पास कारतूस निकले थे उस समय, और एक रिवाल्वर। जब इनको पकड़ा ना था एक रिवाल्वर तो गिर गई और एक रिवाल्वर निकाल लोडे थे, ऐसे जैसे फाड़ के तो वो सब जो पकड़ लिए तो नहीं कर पाए वो। हाँ ऐसे तो बहुत वो बहादुर थे वो। तो ऐसे करते करते भैया इनकी हो गई। तो बाद में हुआ कि भैया इनसे पूछा गया जो तुम्हारा दूसरा साथी वो कहाँ है? कि तुम दूसरा साथी हमें नहीं पता है कौन था। ये बाद में बताते हैं कि उसका नाम जो है वो जो है नाम जब हुए तो उसका नाम जो है ये बदल बताते हैं, कोई दिनेश चंद्र राय बताते हैं उसका नाम। हाँ जो मेरा मित्र था वो दिनेश चंद्र राय है। बाद में मरने के बाद भी यही बताते कि दिनेश चंद्र राय है। वो बताता कि मेरे पास एक पिस्टल है। तो दोस्तों ये होती है, इनको फांसी की सज़ा होती है। इनको फांसी जो है तो 1-1.5 महीने बाद इनका फांसी, इनका जो ये सज़ा उनको सुनाया गया था फांसी का वो जो है 13 जून 1908 को सज़ा सुनाई गई थी। डगलस ने सुनाया था 13 जुलाई 1907 में, और उनको 11 अगस्त को मतलब 28 दिन बाद, मतलब 1 महीना वो जेल में रहे, 28 दिन बाद जो है उनको जो वो हुआ फांसी की सज़ा हुई। दोस्तों जब इनको फांसी की सज़ा हुई ना, जानते हैं फांसी जब इनको सज़ा हुई तो उस समय इनके हाथ में जो है गीता की प्रतिलिपि हुआ करती। गीता को बहुत प्यार करते, गीता में अपने साथ लेते थे। एक प्रतिलिपि थी, गीता है ना ऐसे ही। तो और जब इनको फांसी दी गई तो 6 बजे, और उनकी तब उनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने 8 दिन की थी। और जानते हैं इन्होंने कहा कि मरते वक्त कि वो कहा कि मैं जन्म लूँगा फिर, और यहाँ अपनी मौसी यहाँ बहन क्या कहे कि मैं जन्म लूँगा, तुम उनकी पहचान नहीं पाओगे तो जस्सी का जो है मेरे लगाएगा। या हो सकता है कहानियाँ जोड़ी गई होंगी, लेकिन वो झूठे व्यक्ति बहुत सत्यवादी आदमी थे। अरे उम्र कितना थी कि झूठ बोलेंगे। तो ये तो कहानी इनकी यहाँ पे होती है। और एक बार क्या हुआ कि अब जो इनका दूसरा मित्र थे वो प्रफुल्ल चाकी, तो प्रफुल्ल चाकी को जो है एक बार प्रफुल्ल चाकी जो कपड़ा पहन के बंगाली कपड़ा टोपी भी लगा के वो ट्रेन में जा रहे थे। तो कुछ समय हुआ करते थे, उनका नाम था तो ये जा रहे थे ना कपड़ा पहन में, तो एक जो पुलिस के जो अधिकारी का वो दरोगा टाइप के थे, उनका नाम नंदलाल बनर्जी था। वो ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते थे। तो उस लड़के को देखे तो उनको शंका हो कि यही लड़का तो नहीं है उसका दोस्त बा।
तो क्या किया कि उसके पास अगर उससे बात करना चाहे तो लड़का उठ के दूसरे बगीचे चला, फिर ये दूसरे बगीचे चला गया। फिर बात होते तुरंत ही मुजफ्फरपुर पुलिस को थाना को फ़ोन कर दिया कि लड़का है वैसे शक्ल का है, तो तुरंत उसे गिरफ्तार करिए। जो ही गिरफ्तार करके तुरंत वो जेल से भागता है तो जीआरपी इसको पकड़ते हैं लड़के को, प्रफुल्ल चाकी को, और जब पकड़ते तो उनका पीछे अपना निकालता है पिस्टल, इसे तानता है, तब तक इसको पकड़ लेते हैं। तो अगर इसे पकड़ने का प्रयास करते तो उनका एक गोली अपने यहाँ मारता है। वो भी चंद्रशेखर आज़ाद था, वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जैसा ही था, लेकिन हालांकि उस समय आज़ाद तो बच्चे रहे होंगे, क्षमा करिएगा। तो आज़ाद जो थे उस समय, ये बात कब की है, 1908 की है, और इनका जन्म हुआ 1906 में, तो ये 2 साल के रहे होंगे, और इनका जन्म हुआ तो 1907 में, तो ये साल भर के रहे होंगे, तब ये कहानियाँ हो गई थी ऐसे क्रांतिकारी। और 1857 के 50 साल बाद ये कहानी स्टार्ट हुई, खुदीराम बोस की क्रांति लाए दोबारा। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई, तो उसको जब वो तुरंत जो एक गोली यहाँ मारता है, काला रहता सर, तो यहाँ यहीं से काला ना, यहाँ एक गोली मारता है, एक यहाँ मारता है, तुरंत वहीं मर जाता है। तो उसकी शिनाख्त करने के लिए जब जाते हैं तो खुदीराम बोस कहते हैं कि हाँ ये तो वही है, लेकिन उसका नाम जो है वो बताएं, कौन राय बताए, दिनेश चंद्र राव उसका नाम बताएं। कि इसके पास एक पिस्टल थी, पिस्टल भी बरामद हुआ, और इसकी जो शिनाख्त करने वाले थे उनका नाम था, तहसीलदार थे, उनका नाम नाम था, और वो फयाजुद्दीन ने उनकी शिनाख्त की, पहचान की, वही प्रफुल्ल चाकी है जो इनका खुदीराम बोस का है। तो हमारे फिर इनको भी सजा आती है, ये भी जो है इनका दोस्तों, इनको भी जो है फांसी जाती है। तो ये जो केसरिया है ना, ये केसरिया पे मैं आज लिखा हूँ, ये केसरिया ये बलिदान का मृत्यु रंग है, ठीक है, ये बलिदान का रंग है, ये शिवाजी का रंग है, ये भगत सिंह का रंग है, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब ये कहानियाँ मैं सुनाता हूँ ना, मैं बचपन सुना से सुनाता हूँ, मैं बहुत प्रेरणा लिया हूँ ऐसे महापुरुषों से। ये सब महापुरुष हैं, ये कभी कभी अवतरित होते हैं पृथ्वी पे। जब किसने कहा ना कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होगी तब स्वयं को मैं प्रकट करूँ। स्वयं को प्रकट करने का मतलब ऐसी आत्माओं को भेजूंगा मैं, और किसने भेजेंगे, स्वयं आत्माएँ आती हैं। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, बटुकेश्वर, सुखदेव, समझ रहे हैं ना, ये सब आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, ये सब आत्माएं आती रहती हैं समाज को संतुलित करने के लिए। ऐसे ही महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, और आपसे अनुरोध है आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट भी करिए, और कमेंट मुझे बताइए कि मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरी ऊर्जा बढ़ाइए। जब ऊर्जा बढ़ाएं तो मैं एक से एक कहानियाँ सुनाऊँगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।